हेलो एवरीवन। सो फाइनली परसेंटेज चैप्टर की मैं बात करूँ मैथमेटिक्स में जेकेएसएसबी के 2025 में जो क्वेश्चन आए हैं वो डिस्कस कर रहा था। अभी तक डे 1 और डे 2 में क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुका हूँ। आज डे 3 है, आज फाइनल है। जितने भी क्वेश्चन आए हैं 2025 में परसेंटेज और टॉपिक से आज वो फिनिश होने वाले हैं। इसके बाद अगर कोई लेटेस्ट पेपर होता है मान के चलो नवंबर दिसंबर के मंथ में या अक्टूबर के मंथ में, तो उसमें कोई परसेंटेज का क्वेश्चन आता है तो वो भी अलग से वीडियो आएगी, उसमें आ जाएंगे। बट फिलहाल ऐसा कोई पेपर देखने को नहीं मिल रहा, तभी मैं कह रहा हूँ आज लास्ट पार्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये टेलीफोन ऑपरेटर, ये फिल्म ऑपरेटर, ट्रेसर, इस तरह का एग्जाम हो जेकेएसएसबी का 2025 में वहां पर पूछा गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है अ बस कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 48 पैसेंजर। जैसे एक बस है वो 48 पैसेंजर कैरी कर सकती है मैक्सिमम। इफ 60% ऑफ द सीट्स आर ऑक्युपाइड, अगर 60% सीट्स उसमें से ऑक्युपाइड है, एंड 10 मोर पैसेंजर्स बोर्ड द बस, और 10 पैसेंजर और बस में आ जाते हैं सॉरी, हाउ मैनी एम्प्टी सीट्स विल रिमेन। तो बताओ कितनी सीट्स वहां पर बचने जा रही हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बताया गया, टोटल कैपेसिटी कितनी है बस की, टोटल कैपेसिटी है 48 पैसेंजर्स की, ये टोटल कैपेसिटी। अब यहाँ पर कहा गया 60% सीट्स ऑक्युपाइड हैं, तो 60% सीट्स ऑक्युपाइड है, इसका मतलब 60% का मतलब क्या होगा, 60/100 परसेंटेज को हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 करना पड़ता है। और 60% सीट्स तो ऑक्युपाइड, बट 60% किसका, टोटल कैपेसिटी का। और टोटल कैपेसिटी कितनी है, 48 है ना। जैसे हम बोलते हैं आपके पेपर में 80% मार्क्स, तो 80% मार्क्स तो आए, लेकिन कितने में से नंबर मिले थे, 500 में से ना। तो मैक्सिमम कैपेसिटी लिखते हो तो आप बताते हो कि 500 में से इतने नंबर आए, तो आपको समझते 60% का मतलब कितना जो भी है, टोटल से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, देखो एक जीरो और एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। 6 को जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा 48, 4 कैरी चल जाएगा। 6 को 4 से मल्टीप्लाई 24 प्लस 4 28, 288 अपॉन 10 मेरे पास बच जाएगा, इसका मतलब 28.8। अब देखो मैथमेटिक्स है, अब बस में पैसेंजर्स जा रहे हैं, तो मैं बोल नहीं सकता कि 28.8 पैसेंजर्स वहां पे जा रहे हैं, वो गलत हो जाएगा। तो रफली 29 के आसपास देखने को मिल रहा है, तो मैं बोलूंगा 29 पैसेंजर्स जो है, 60% कैपेसिटी का मतलब है कि बस में ऑलरेडी 29 पैसेंजर अभी प्रेजेंट में है, वहां पर प्रेजेंट है। तो इतना मुझे समझ आएगा, टोटल कैपेसिटी 48% की थी। अगर 60% सीट्स ऑक्युपाइड हैं, 60% सीट फिल है, इसका मतलब अभी बस में 29 पैसेंजर्स तो बैठे हुए हैं सीट में। इतना मुझे समझ आ गया। फिर वो कहता है कि 10 मोर पैसेंजर्स ऑक्युपाइड द बस, 10 और पैसेंजर बस में आ जाते हैं, तो 29 में 10 और ऐड कर दो, इसका मतलब टोटल पैसेंजर बस में कितने हो चुके हैं, 39 हो चुके हैं। ठीक है जी। कितनी एम्प्टी सीट बचती है, टोटल 48 सीट की कैपेसिटी है, क्योंकि 48 पैसेंजर मतलब 48 सीट, 48 सीट की कैपेसिटी थी, 39 यहाँ पर बैठ चुके हैं, इसका मतलब कितने पेंडिंग है, 9 पैसेंजर की सीट वैकेंट है। तो वही हमें ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वो अलग बात है, हमारे यहाँ की बसेस की बात करेंगे, तो अगर 48 पैसेंजर की कैपेसिटी है तो वो 100 भी बिठा देंगे, क्योंकि जो बैठे हुए हैं वो तो ठीक है। तो हमारे बसेस की बात करें, वहां पे खड़े रखने की जगह भी बिठाते हैं। तो जो बैठे हुए हैं, जहाँ पे 2 की कैपेसिटी, वहां पे जैसे लास्ट सीट में 4 की कैपेसिटी, 5 की कैपेसिटी, 6-7 आदमी को साथ देंगे और कई सारे खड़े भी कर देंगे, तो आधे लटकते भी रहेंगे, तो 48 कैपेसिटी का 100 कैपेसिटी बन जाता है। अगर हम बोले कंसेप्ट लगा के चलेंगे तो आंसर अलग ही आएगा, बट जो एग्जैक्ट एक पर्सन एक ही सीट में बैठेगा उसके हिसाब से देखा जाए तो 9 हमारे पास करेक्ट आंसर होने जा रहा है। चलते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये क्लीनर का एग्जाम वो 2025 में वहां पर पूछा गया है। इसमें कहा गया अगर पॉपुलेशन किसी टाउन की 12% से बढ़ती है, हर साल एक टाउन की पॉपुलेशन 12% बढ़ती जा रही है, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 5 इयर्स। तो बताइए 5 सालों के बाद उस टाउन की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। इफ द करंट पॉपुलेशन इज 50,000, आज उस टाउन की पॉपुलेशन 50,000 है, हर साल 12% बढ़ती जा रही है, तो बताइए 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी। इसमें एक तो फॉर्मूला यूज करते हो, अब लिखते हो कि करंट पॉपुलेशन कितनी है, 50,000 है, उसको मल्टीप्लाई करते हो किससे, आप ऐसे करते हो ना, 100 प्लस 12% बढ़ रही है, तो 12/100 ये वाला फॉर्मूला लेके चलते हो, मतलब 112/16 फॉर्मूला लेके चलते हो आप। तो फिर उसकी पावर कितनी लगा देते हो, जितना 5 साल है तो 5 साल की पावर लगा देते हो, एक ये वाला फॉर्मूला बन जाता है। इसके हिसाब से मैं जब कैलकुलेट करूंगा तो 50,000 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 112/100 की पावर 5, इसको कैलकुलेट करो, जो भी आपके पास आंसर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 12% है ना, तो यहाँ पे मेरे पास ये 1 प्लस आ जाता है मेरे पास, है ना, 1 प्लस फॉर्मूला हमारे पास होता है जो p प्लस 1 अपॉन r अपॉन 100 की पावर n।
पी नॉट की जगह लिखते जो ओरिजिनल पॉपुलेशन होती है वो मैंने लिख दिया, 1 की जगह 1 लिख दो प्लस आर, जैसे 12% का रेट हो रहा है तो 12% लगा दोगे 500, पावर एन है तो 5, ये लोग फॉर्मूला रहता है। तो इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो। जिसको कभी कभी फॉर्मूला में प्रॉब्लम आती है या कैलकुलेशन लगता है कि डिफिकल्ट हो जाएगी, कई बार 2 साल 3 साल का पूछा होता है, तो इस फॉर्मूले से अगर डिफिकल्टी अगर आपको आती है तो आप दूसरा केस भी यूज कर सकते हो। आप बोलते हो कि करंट पॉपुलेशन कितनी है, करंट पॉपुलेशन है 50,000। अब 1 साल के बाद हर साल 12% बढ़ रही है, इसका मतलब पहले साल कितनी बढ़ जाएगी, 112%। 112% का मतलब 112/100। दूसरे साल भी 12% बढ़ रही है, तीसरे साल भी 12% बढ़ रही है, फोर्थ ईयर में भी 12% बढ़ रही है, और फिफ्थ ईयर में भी 12% बढ़ रही है। 12% बढ़ने का मतलब नहीं कि 12%, 12% का मतलब 112%, क्योंकि कोई भी चीज अपने 100% होती है। पहले वीडियो से बता रहा हूँ, अगर 12% कम हो रही है तो मैं 12% नहीं बोलता, तब मैं 88% बोलता। ठीक है जी, बात वही फॉर्मूला वाला केस ही आपके पास सामने आ चुका, वही फॉर्मूला ही आपको लगा दिया, वही हो गया ना, 112 की पावर 5 है 500। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 50,000 इंटू 112/100, फॉर्मूला बन गया ना, इसकी पावर 5 कर दी, वही सेम चीज बन जाती है। अब लेकिन पेपर में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन जब हमारे सामने आते हैं 5 पावर 2 पावर तक ठीक रहता है, कई बार 3 पावर तक भी ठीक होते, पावर 4 5 6 इस तरह का निकालना पड़े तो टाइम लग जाता है। उसको सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है। देखो, चाहे फॉर्मूले से करो चाहे ऐसे करो, इस स्टेज में पहुंचने वाले हो 112/100। मैं काम करता हूँ, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। ठीक है जी, मैं यहाँ पर सब कुछ भूल जाता हूँ, ये सारा क्वेश्चन में इरेज कर लेता हूँ। मैं काम, मुझे इतना क्वेश्चन का समझ आ गया ना कि जो करंट पॉपुलेशन है उसको ये से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं 112/100 है, इसकी पावर 5 है। पहले मैं इसी को कैलकुलेट कर लेता हूँ, जो भी आंसर आएगा उसको फिर मैं 50,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करें, जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करना है। 112/100 का मतलब क्या है, 1.12 की पावर 5, क्योंकि जितने जीरो होते हैं उतने डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना, तो 1.12 की पावर 5। अब मैं काम करता हूँ, पहले 1.12 की जगह ना मैं 1.12 का स्क्वायर निकालता हूँ। स्क्वायर निकालने का मतलब क्या है, 1.12 को मल्टीप्लाई करो 1.12 के साथ। मैं फिलहाल पॉइंट को भूल रहा हूँ, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँ, मतलब पहले मैं 1.12 का स्क्वायर कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं फिलहाल पॉइंट को भूल रहा हूँ, 112 को 112 से मल्टीप्लाई करो। देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 1 जा 2 2। अब यहाँ पर शॉर्टकट भी है कैलकुलेशन करने के, स्क्वायर निकालने के। मैं ये मान के चलो कुछ भी नहीं आता, इसलिए इस तरीके से कर रहा हूँ। फिर 1 को मल्टीप्लाई करो 2 से, 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, मतलब 4 4 5 2 1। अब कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना था, 2 डिजिट यहाँ पे छोड़ने से 2 डिजिट यहाँ पे, 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना था, 1 2 1 2 3 4, मतलब मेरे पास आंसर रफली 1.25 कुछ आ रहा है। मैं 1.26 भी बोल सकता हूँ, जैसे मर्जी मान के चलो, आप 1.25 से भी कर लो 1.26 से भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, 1.12 का स्क्वायर मैंने कैलकुलेट कर दिया, मेरे पास आंसर जो है 1.26 आ रहा है। अब 5 पावर तक सॉल्व करनी, 2 पावर मैंने सॉल्व कर ली, अब इसकी पावर 2 कर लेता हूँ, फिर पावर 4 तक मेरे पास सॉल्व हो जाएगा। तो 1.26 को मैं 1.26 से मल्टीप्लाई करता हूँ, पॉइंट को भूल जाता हूँ, डायरेक्टली इनको सॉल्व करता हूँ। देखो 6 को 6 से करो 36, 3 कैरी आ जाएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई 12 प्लस 3 15 आ जाएगा, 1 को 1 लगा दो 6 6 1 7 आ जाएगा, 2 6 12, 2 2 4 1 5, 2 1 2। बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 6 2 1 है ना, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 7, 6 5 11, 11 7 18, 5 और ये फिर से 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो मेरे पास आंसर 1.58 आ रहा है, तो मैं 1.59 इसको लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अपने सिर्फ एस्टिमेट में लगा रहा हूँ। तो देखो पहले 2 पावर मैंने सॉल्व करी, 2 पावर सॉल्व कर दी, 5 पावर तक सॉल्व कर रहा है ना। अब मेरे पास जो आंसर आया 1.59, इसको मैं क्या करता हूँ, एक स्टेप और आगे बढ़ना है, तो इसी जो एक पावर बच गया 1.12 की, इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये जब मैं सॉल्व करूँ तो पावर 5 तक मैं सॉल्व कर पाऊंगा। 2 को 9 से करो 18, 2 को 5 से करो 10 और 1 11, 1 यहाँ पे लिख दे, 2 को 1 से 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, फिर 9 5 1 आ जाएगा, फिर 9 5 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 8 9 और 1 10, 9 1 10 5 15 3 18, 5 1 6 7 1, फिर से 1.78 मेरे पास पे आंसर आ रहा है। अब देखो इसको मैं क्या मान के चलता हूँ, 1.78 मेरे पास आंसर आ चुका है, यानी कि ये जो पूरा क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ 1.112/100 की पावर 5, जब ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तब मेरे पास आंसर कितना आया,
1.78। ये रफ आंसर आ रहा है मेरा, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं रफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। अब कईयों को स्क्वायर वगैरह निकालना आता है, उनके लिए तो बड़ा इजी है, बट जिनको नहीं आता उनको तरीका बता रहा हूँ। अब स्टार्टिंग में आपको क्या करना था, 50,000 को जो है इस पूरे से मल्टीप्लाई करना था, तो इसका आंसर मेरे पास कितना आ रहा है, 1.78 आ रहा है ना, 1.78 आ रहा है। इसको फिलहाल मैं साइड पे रखता हूँ, पॉइंट को मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ। देखो 5 को 8 से मल्टीप्लाई करो 40, 4 कैरी चल जाएगा, 5 को 7 से 35 और 39, 5 1 5 3 8 890, उसके बाद 50,000 के 1 2 3 4 जीरो लगा दिए और 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना था, तो 2 जीरो में हटा देता हूँ, मेरे पास आंसर 89,000 आ रहा है। तो रफ 89,000 मुझे ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, वो मेरे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरिएशन क्यों आ रही है, क्योंकि मैं जब पॉइंट की वैल्यू से थोड़े रफ एस्टिमेट लेके चल रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, इसी तरीके से आपने भी करना पेपर, जब वो स्क्वायर निकालना नहीं आता, पावर 5 तक जाना पड़े, पहले स्क्वायर निकालो, फिर उसका स्क्वायर निकालो, फिर लास्ट में तो डिजिट्स से मल्टीप्लाई कर लो, बाकी सिंपल कैलकुलेशन भी आप आराम से कर सकते हो। ठीक है जी, आज के थर्ड क्वेश्चन की तरफ मैं जा रहा हूँ। ये क्लीनर का एग्जाम हो जेकेएसएसबी 2025, वहां पे पूछा गया, कहा गया एक सर्कल है, उसका रेडियस डबल हो जाता है, तो बताओ परसेंटेज इंक्रीज कितना हो रहा है उसके एरिया में। आपको पता है रेडियस ऑफ सर्कल का डबल कर रहा है, एरिया कैसे निकालते हैं सर्कल का, एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक सेकंड, क्या हो रहा है इसको, चलिए, एरिया हमारे पास निकलता है पाई आर, क्या हो गया भाई साहब आपको, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये मैं मानता हूं ओरिजिनल एरिया है। अब चेंज क्या हुआ है, उसने कहा रेडियस डबल हो गया है। अगर रेडियस डबल होगा तो पहले आर था, अब रेडियस क्या हो जाएगा, अब जो रेडियस 2r हो जाएगा। जब रेडियस 2r होगा तो मेरे पास एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आर की जगह मैं 2r लिखूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा, ये पाई 4r स्क्वायर आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर 2r है, मतलब 2 को भी स्क्वायर करना है, r का भी स्क्वायर करना है, तो चेंज वाला एरिया मेरे पास कितना आ गया, चेंज एरिया मेरे पास आ गया पाई 4r स्क्वायर। ठीक है, मुझे परसेंटेज इंक्रीज निकालना है एरिया में, वो कैसे निकालते हैं, इंक्रीज्ड एरिया माइनस ओरिजिनल एरिया डिवाइड बाय ओरिजिनल एरिया, है ना। तो मैं क्या करूंगा, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस ओरिजिनल एरिया, और डिवाइड हमेशा ओरिजिनल एरिया से करना होता है और 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं पाई आर स्क्वायर सब जगह कॉमन है, तो मैं कॉमन निकाल देता हूँ। पाई आर स्क्वायर को जब मैं कॉमन करूंगा तो अंदर 4 - 1 बच जाएगा, डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर तो था ही था, इंटू 100 करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, 4 में से 1 गया 3, 3 को 100 से मल्टीप्लाई कर 300, इसका मतलब एरिया जो 300% बढ़ चुका है, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको आराम से समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम में 2025 में वहां पर पूछा गया। अब ये क्वेश्चन है तो पाई चार्ट का, लेकिन इस पाई चार्ट में परसेंटेज के टर्म्स में क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। यहाँ पर कहा गया एक पाई चार्ट है, वो बता रहा है स्कूल का फंड जो है वो किस तरह से डिफरेंट सेक्शंस में स्पेंड करा गया है। जैसे आर्ट और क्राफ्ट में 90 डिग्री खर्च करा गया, स्पोर्ट्स में 120 डिग्री, साइंस में 60 डिग्री, लाइब्रेरी में 90 डिग्री, मिस्ट्री में 30 डिग्री। यहाँ पे कह रहा है अगर टोटल खर्चा जो स्कूल का वो 90 लाख रुपए था, तो बताओ कितने परसेंट मनी आर्ट और क्राफ्ट में खर्च करिएगा, कंपैरिजन किससे करेगा, स्पोर्ट्स से। अब ये देखो ऐसे क्या होता है, अगर हमको निकालना कि स्पोर्ट्स में कितना खर्च हुआ, इसमें कितना खर्चा हुआ है, पूरा सर्कल 360 डिग्री के बराबर बनता है, 360 डिग्री किसके बराबर, 90 लाख के बराबर दिया गया है। यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू आप निकालते हो, 1 डिग्री की वैल्यू निकल जाएगी, तो 120 डिग्री भी निकल जाएगा, 90 डिग्री भी निकल जाएगा, इसमें कितना खर्चा करा है वो आराम से निकालते हो। फिलहाल हमारा फोकस उस पर नहीं है, हमारा फोकस है परसेंटेज सॉल्व करने पे। परसेंटेज क्या बोला गया, कितनी पैसा खर्च करा गया किसमें, आर्ट और क्राफ्ट में। आर्ट और क्राफ्ट में 90 डिग्री खर्च करा गया, कंपैरिजन किससे करना है, टू दैट ऑफ मनी स्पेंट ऑन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में 120 डिग्री खर्च किया जा रहा है, ये होगा कंपैरिजन। लेकिन परसेंटेज बना लियो, 100 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, 1 0 और 1 0 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास 900/12, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो अगर मैं 6 के टेबल से काटूं, 6 2 12, 6 1 6, 6 5 30, 0 का 0 आ जाएगा, 2 7 14, 2 5 75%। ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं, पाई चार्ट, बार डायग्राम, हिस्टोग्राम वगैरह वाले, बस थोड़ा सा कंसेप्ट आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन असिस्टेंट सेक्रेटरी हेड असिस्टेंट के एग्जाम 2025 में वहां पर पूछा गया है। कहा गया एग्जामिनेशन में 30% और 35% स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिवली, मतलब 30% बच्चे फेल हो रहे हैं हिस्ट्री में, 35% फेल हो रहे हैं ज्योग्राफी में, जबकि 27% दोनों सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। फिर कहता है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
बताओ अगर जो बच्चे पास कर रहे हैं एग्जाम वो 372 हैं, तो कितने स्टूडेंट वो एग्जाम देने गए थे, ये आपसे पूछा गया। देखो डायग्राम की तरह से अगर हम करेंगे, ये हम मानते हैं हिस्ट्री, ये हम मानते हैं ज्योग्राफी, ठीक है जी। ये आ गया हिस्ट्री, ये आ गया ज्योग्राफी, जो बीच का पोर्शन है वो बोथ वाला है। कहा गया हिस्ट्री में कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, हिस्ट्री में 30% बच्चे फेल हो रहे हैं, ज्योग्राफी में 35% बच्चे फेल हो रहे हैं, और दोनों जो फेल हो रहे हैं वो किसमें, 27% दोनों में फेल हो रहे हैं। अब अगर मैं बोलूं सिर्फ हिस्ट्री में कितने फेल हो रहे हैं, हिस्ट्री में कितने फेल हो रहे हैं, ये बोथ वाला पोर्शन अगर मैं माइनस कर दूं, 30 में से अगर 27% माइनस कर दूं तो 3% बच जाएगा। 3% वो है जो सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री में फेल हो रहे हैं, क्योंकि बोथ वाले सर्कल को मैंने माइनस कर दिया ना, सिर्फ हिस्ट्री वाला सर्कल बच गया। वैसे ज्योग्राफी में अगर सर्कल की बात करूं, ऐसे बोथ वाला पोर्शन माइनस कर दूं, मतलब 35 में 27 माइनस कर दूंगा तो 8 मेरे पास आ जाएगा। तो 8% बचे वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी में फेल हो रहे हैं। अब मेरे पास क्या है, टोटल फेल अगर मैं निकालना चाहूं तो वो कैसे निकालूंगा, हिस्ट्री में जो फेल हुए प्लस बोथ में जो फेल हुए प्लस ज्योग्राफी में जो फेल हुए, जैसे टोटल कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, 27 और 3 30 38, 38% बच्चे वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ फेल हो रहे हैं। अगर 38% बच्चे फेल हो रहे हैं तो पास कितने हो रहे हैं, 62% बच्चे पास हो रहे हैं। अब मैंने पास क्यों निकाला, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में कहा गया है जो बच्चे पास हो रहे हैं वो 372, ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ, जो मैं कह रहा हूँ 62% बच्चे पास हो रहे हैं वो भी सही है, जो मैंने कहा कि 62% बच्चे पास हो रहे हैं वो भी सही है, जो क्वेश्चन में कहा 372 बच्चे पास हो रहे हैं वो भी सही है। अब यहां से क्या है, मैं 1% की वैल्यू निकाल दूंगा। 1% की वैल्यू कैसे निकालूंगा, 1% किसके बराबर हो जाएगा, 372 अपॉन 62, है ना। तो अगर इसको मैं कैलकुलेट करूं, 4 1 जा 4, अच्छा 4 के टेबल से कट रहा, 2 के टेबल से काटूंगा, 31 मेरे पास आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 16, 2 6 जा 12। और 31 की अगर मैं बात करूंगा, 31 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 186 आ जाएगा, 6 मेरे पास आंसर आ गया। इसका मतलब 1% किसके बराबर है, 6 के बराबर है। जब मैं बात करता कि 38% बच्चे फेल हुए, 62% बच्चे पास, उसका मतलब टोटल तो 100% बच्चे होंगे ना, 100% में से आधे फेल आधे पास हुए। तो अगर 1% 6 के बराबर है तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 6 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब 600, इसका मतलब 600 स्टूडेंट जो पेपर देने गए थे वो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, देखो अगर यही क्वेश्चन में लाइव क्लास लेके डिस्कस करना स्टार्ट कर तो होता क्या, लाइव में एक क्वेश्चन सॉल्व करता, बच्चों के डाउट आते, एक ही डाउट कई सारे बच्चे पूछते, फिर कंफ्यूजन वगैरह होता, धीरे धीरे करके आगे चलता, जो क्लास में 25-30 मिनट में कवर कर सकता हूँ वो क्लास 1 घंटे से ज्यादा का टाइम देती है, इसलिए मैं लाइव में नहीं करवाता, इस तरीके से करवाता हूँ कि आपको अगर समझ नहीं आएगा वीडियो को रिपीट करके देखोगे लेकिन आपको समझ आ जाएगा, आपको भी टाइम सेव होगा, हमारा भी टाइम सेव होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन असिस्टेंट सेक्रेटरी हेड का पेपर, वो सेम पेपर क्वेश्चन पूछा गया, मिस्टर वर्मा का जो खर्चा है और सेविंग की जो रेशियो 3:2 के बराबर है, अगर इनकम बढ़ जाती है 10% से, एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है 12% से, तो सेविंग किस तरह से इंक्रीज होगी। ऐसे क्वेश्चन कल भी आपको मैंने करवाया था जो पेपर पे आए हुए। देखो कल आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने कि जो इनकम होती है ना, इनकम आप जितना पैसा कमा रहे हो उसमें से खर्चा माइनस कर लो तो वो सेविंग के बराबर होता है, ये मैंने आपको बताया था। यहाँ पर आपको एक्सपेंडिचर और सेविंग की रेशियो दी है, तो मैं क्या काम करता हूँ, एक्सपेंडिचर और सेविंग को एक तरफ कर लेता हूँ, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, क्योंकि जब एक्सपेंडिचर को जो वहां पे दूसरी तरफ लेके जाऊंगा साइन प्लस का हो जाएगा, तो एस तो वैसे का वैसे ही है। ये मेरे पास फॉर्मूला मैंने बना दिया, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो एक्सपेंडिचर कितना है, 3 रेशो है, सेविंग की कितनी रेशो है, 2 रेशो है, इन दोनों को जब मैं प्लस करूंगा तो मेरे पास इनकम कितनी बन जाएगी, 5। समझ गए, ये है पहला केस। अब दूसरे केस में उसने क्या बोला है, हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 10%, इनकम 10% बढ़ गई है, तो 10%, पहले इनकम 5 थी अब 10% बढ़ गई, इसका 10% बढ़ने का मतलब क्या, वो 110% हो गई है। 110% मतलब 110 अपॉन 100, जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो 5 1 5, 5 20 100, है ना, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 10, 0.25 10, यानी कि इनकम अब कितनी हो गई है 5.5। दूसरे केस में इनकम कितनी है 5.5, और उसने कहा एक्सपेंडिचर भी 12% बढ़ गया है। एक्सपेंडिचर अगर 12% बढ़ गया है, इस क्वेश्चन को मैं इरेज कर लेता हूँ, पहले खर्चा था 3, अब अगर 12% बढ़ गया है तो मैं बोलूंगा 112% बढ़ गया है, तो 112 अपॉन 100 कर लेता हूँ, है ना। इसको कैलकुलेट, 3 2 6, 3 1 3, 3 1 3 अपॉन 100, 3.36 मेरे पास आ जाएगा।
मेरे पास क्या आ जाएगा 3.36 खर्चा मेरे पास आ जाएगा, प्लस अब सिंपल सी बात है, इनकम भी है एक्सपेंडिचर भी है, 3.36 में क्या ऐड करूं तो मेरे पास 5.5 बन जाएगा। तो मैं काम करता हूँ 5.50 में से 3.36 माइनस कर लेता हूँ। 10 में से 6 गए 4, 4 में से 3 गए 1, 2.14, यानी कि 3.36 में 2.14 जब मैं ऐड करूंगा तो 5.5 बन जाएगा। सिंपल सी बात है। अब उसने पूछा था सेविंग में कितना इंक्रीज हुआ है, पहले 2 थी अब 2.14 हो गई है, तो कितना इंक्रीज हुआ है, 0.14 का इंक्रीज हुआ है ना। कितना डिफरेंस है, 2 और 2.14 में कितना डिफरेंस है, 0.14 का तो डिफरेंस है, इतनी सेविंग इंक्रीज हुई है। लेकिन डिवाइड में हमेशा क्या लिखते हैं, ओरिजिनल वैल्यू, और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से परसेंटेज बनाने के लिए। 2 को मल्टीप्लाई करो 50 से, अब 0.4 को फिलहाल भूल जाते हैं, डायरेक्ट हम 5 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 20, यह जगह मेरे पास 700। अब 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट था, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दूंगा तो 7.00 मतलब 7%। ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये फिर से असिस्टेंट सेक्रेटरी हेड का पेपर हुआ है, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया। इस क्वेश्चन में कहा गया है, चलिए ठीक है, आपको बार ग्राफ दिया गया है। अब फिर से क्वेश्चन तो बार ग्राफ का है, लेकिन उसमें परसेंटेज का कंसेप्ट है ना, तभी आपको मैं कवर कर पा रहा हूँ। कहा गया बार ग्राफ है, पहला जो है आपको वो बता रहा है कि कंपनी कुछ रॉ मटेरियल कच्चा सामान खरीद रही है, हर साल कच्चा सामान खरीद रही है, और कितने रुपए में वो खरीद रही है आपको वो बताया गया है। जैसे 2000 में उसने 130 लाख रुपए का सामान खरीदा, 2001 में 235 लाख रुपए का सामान खरीदा, 2002 में 430 लाख रुपए का सामान खरीदा, 2003 में 340 लाख रुपए का सामान खरीदा, 2004 में 565 लाख रुपीस का, ये सब कुछ आपको बता रहे हैं। और नेक्स्ट ग्राफ में आपको बताया गया है कि जो सामान तैयार हो चुका है, फिनिश्ड गुड, जो सामान तैयार हो चुका है उसको तो बेचा जा रहा है, वो कितने कितने लाख रुपए में सामान बेचा जा रहा है। जैसे 2000 वाला ईयर था, उस साल 210 लाख रुपए का सामान बेचा जा रहा है। नेक्स्ट ईयर की बात करूंगा, 2001 में 310 लाख रुपए का सामान बेचा जा रहा है, इस तरह से बताया गया। ठीक है, एक में कच्चा सामान खरीदा जा रहा है, एक में सामान फिनिश्ड गुड बेचा जा रहा है। आपको क्वेश्चन में कहा गया है द वैल्यू ऑफ सेल्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स, 2004 वाले साल में जो भी सामान बेचा गया उसकी आपको परसेंटेज निकाले, कंपैरिजन करना है किससे, जो आपने सामान खरीदा ना रॉ मटेरियल 2002 3 4 में, इस टाइम पे जो सामान खरीदा और 2004 में जो सामान बेचा, ये कितना परसेंट आपने सामान बेचा, आपसे वो पूछा गया है। इतनी वैल्यू जो है वो वैल्यू ऑफ सेल्स ऑफ फिनिश्ड गुड, ठीक है, जो इस साल सामान बेचा गया ना उसकी वैल्यू कितने परसेंट है, इन 3 सालों के कंपैरिजन में करके आपको बताना है। क्वेश्चन को सॉल्व करते फिर आपको और क्लियर होगा। देखो आपको क्या बोला गया, आपको निकालना है कि 2004 में जो सामान आपने बेचा, ठीक है, उसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय जो सामान आपने खरीदा 2002 में, है ना, प्लस जो अपने सामान खरीदा 2003 में, जो सामान खरीदा 2004 में। ये जो वैल्यू है कितने परसेंट है, इस सभी वैल्यू का जब आपको परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना ही होगा। अब देखो 2004 में जो आपने सामान खरीदा, जो सामान बेचा आपने, वो कितना बेचा, 640 लाख रुपीस का सामान बेचा। मैं डायरेक्ट 640 लिखूंगा क्योंकि लाख ऊपर भी लाख नीचे भी कट जाएगा, तो लाख रुपीस लिखने की जरूरत नहीं है। डिवाइड बाय 2002 में आपने कितने का सामान खरीदा, 430 लाख का, 2003 में कितने का खरीदा, 340 का, और 2004 में 565 का। इन सभी को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 400 700 1200 1260 1300 1330 1335, ठीक है जी, यानी कि 1, इसको मैं अगर थोड़ा सा इरेज करके फिर से लिखूं, दोनों का 1335। अब ये तो हो गया 2004 में जो सामान बेचा और बाकी 3 साल जो सामान खरीदा था। अब परसेंटेज में 100 से मुझे मल्टीप्लाई करना ही होगा। ठीक है जी, ये मेरे पास आ चुका है जी, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, कहाँ चला गया, चलिए 100 से मुझे मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अगर मैं सिंपल करने के लिए 5 के टेबल से काटूंगा, 5 2 10, हाँ, 5 6 30, 5 7 35, 5 को 20 से मल्टीप्लाई करो 100, ये मेरे पास आ चुका है। अब 267 के टेबल में जगह 640 आता है, या 640 को मैं 2 से मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, है ना, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और 0 0, ये मेरे पास आ चुका है। फाइनली मुझे ये कैलकुलेट करना है, देखो पूरा मुझे क्या कैलकुलेट करना है, फाइनली मुझे कैलकुलेट करना है 1 2, रुकेगा, मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना है
1280 अपॉन 267, मुझे ये कैलकुलेट करना है। देखो रफ करूंगा तब भी मुझे आंसर पता ही लग ही जाएगा। यहाँ पे देखो 267 की बात करूंगा, अगर मैं 1280 लेके चलूं, ये क्वेश्चन में अगर लेके चलूं यहाँ पर 1280 वाला, तो इसको मैं 250 मान के चलता हूँ। 250 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो लगभग इसके आसपास ही आ जाएगा। 250 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ 1250 आ जाएगा, लेकिन 267 है ना, तो ज्यादा आंसर आएगा। मैं काम करता हूँ 267 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। यहाँ पे करता हूँ 267 को 4 से मल्टीप्लाई। 267 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 7 को 4 से क्या 28, 4 को 24 26, 1068 मेरे पास आ रहा है। ठीक है जी, तो 267 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई कर तो 1068 आ रहा है। तो कितना कैरी बच गया, 1280 में से 1068 निकाल, 10 में से 8 के 2, 9 में से 6 के 3, है ना जी। तो 232 मेरे पास आ रहा है। 232 मेरे पास आ रहा है, इसमें एक एक्स्ट्रा जीरो और लगा दो, 2320 बन जाएगा। अब 267 को एक मैं काम करता हूँ, इसको अगर मैं जैसे 250, तो मेरे पास अगर 1000 2000, अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ तो 7 को 7 से करो 49, 7 को 6 से गया 42 46, 1869 आ रहा है ना। तो अगर इसमें मैं अगर 267 और ऐड करूंगा 18 200 2000, एक सेकंड रुकेगा, इसको मैं चेक कर लेता हूँ फिर से। 1869 आ रहा है। तो अगर मैं 47 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 1869 आ रहा है, तो कैरी कितना बच रहा है 2320 में से 1869 अगर मैं माइनस करूँ, 10 में से 9 गए 11 में से 6 गए 5, 12 में से 4, 451 मेरे पास आंसर आ रहा है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक वगैरह कर रहा हूँ क्या मैं, 48% आ रहा है। एक सेकंड रुकेगा, मैं इसको फिर से चेक कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो मुझे समझ आ गया था। थोड़ी सी कैलकुलेशन वगैरह में टाइम लगा रहा हूँ, थोड़ी सी मिस्टेक वगैरह भी हो सकती है, आप एक बार चेक कर लेना। 4 से मल्टीप्लाई किया था, फिर मैंने कहा कि 232 बच गया मेरे पास, तो 2320 मैंने बना दिया यहाँ पे। एक बार चेक करूँगा तो 132 ही बचते ना, 10 में से 8 के 0, तो 17 में से 7 में से 6 के, अच्छा अच्छा यहाँ पे मिस्टेक कर दी ना, 2310 मेरे पास बच रहा था। ये क्या कर रहा हूँ मैं, कहाँ पर मिस्टेक की मैंने, एक सेकंड रुकेगा। 1280 और से 1068, मुझे माइनस 10 में से 8 के 2, 7 में से 6 गया 1, 112 मेरे पास बच रहा था। ठीक है जी, 112 मेरे पास बच रहा था, नहीं 212 मेरे पास बच रहा था। तो 2120 है। ये मैं अपने आप को समझाने के लिए करूँ, आपको समझाने के लिए करके मैं मिस्टेक करूँ ना, एग्जैक्ट आपको आंसर चाहिए इसीलिए। अब इसको अगर एक काम करूंगा मैं यहाँ पर 44 किसका टेबल से मैं काट रहा था, इसको मैं काट रहा था 267 के टेबल से। तो 267 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करके, 7 से 49 46 1869 आता है। ठीक है, तो अब 2120 में से 2120 में से 1869 जब मैं माइनस 10 में से 9 गए 1, 11 में से 6 गए 5, हाँ ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 47 के बाद फिर मुझे पॉइंट लगा के सॉल्व करना पड़ेगा, तो 47.94% आ जाएगा। ये कैलकुलेशन मैं क्यों कर रहा था, क्योंकि 4 तो मुझे पता था 4 से आंसर स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 4 के साथ 5 आएगा या 7 आएगा, वो कंफर्म करने के लिए मैं इस तरह की कैलकुलेशन कर रहा था। आप भी आराम से कीजिएगा। 47 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, वो आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है रेंट कलेक्टर का एग्जाम हो, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला, कहा गया, चलिए जी ये तो थोड़ा प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट वाला चैप्टर आ गया, लेकिन एक काम करता हूँ, इसको ना मैं प्रॉफिट लॉस वाले चैप्टर का फॉर्मूला यूज करने के बजाय डायरेक्ट आपको परसेंटेज के कंसेप्ट से सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, अगर एक आदमी वो साड़ी को बेचता है 5200 रुपीज में, जब वो इतने रुपीज में साड़ी को बेच रहा है 30% का प्रॉफिट हो रहा है, तो बताओ उसने कितने में खरीदी होगी। एक तो उसमें फॉर्मूला बनता है वो बोला सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, क्योंकि मैं मानता हूँ वो परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के चैप्टर को आता ही नहीं है, परसेंटेज चैप्टर सॉल्व कर रहे हो। इस कंसेप्ट से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मैं मानता हूँ कि साड़ी जो थी वो 100 रुपए की ली थी, साड़ी 100 रुपए की खरीदी थी, जब 30% के प्रॉफिट में बेचा तो प्रॉफिट में बेचने के बाद साड़ी की कीमत होगी 130 रुपए। ये मैं मान के चल रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि 30% प्रॉफिट के बाद साड़ी 130 रुपए की है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया 30% प्रॉफिट में साड़ी 50 टू 100 की है।
मेरे हिसाब से एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 5200 अपॉन 130, ये कैंसिल कर लो, 13 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 40। मेरे हिसाब से एक यूनिट 40 के बराबर हो जाएगा। तुम्हें मान के चलता कि 100 रुपए में वो खरीदा था, अगर एक यूनिट 40 में है तो 100 यूनिट इसके 40 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो 4000, इसका मतलब 4000 जो है वो स्टार्टिंग में कॉस्ट प्राइस रहा। ये रहा इसमें परसेंटेज वाला कंसेप्ट, जिससे आपको मैंने प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का चैप्टर सॉल्व करवा दिया। मैंने माना 100 रुपए की खरीदी है, प्रॉफिट के बाद 130 रुपए की बेची, और क्वेश्चन ने कहा था 5200 रुपए की बेची, तो मैंने 130 रुपए की बेची और क्वेश्चन ने 5200 की बेची, दोनों बराबर ही बातें हैं। सेम चीजें मैंने कंपैरिजन कर दिया, एक यूनिट की वैल्यू निकाल दी, फिर 100 यूनिट की वैल्यू भी निकाल दी। इसी के साथ परसेंटेज चैप्टर यहाँ पे खत्म हो रहा है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन को समझ आएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।